हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन बंसल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की सीरीज। जी हाँ, इस सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत में कर रहा हूं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। इस पूरी सीरीज में हम लोग डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे चैप्टर के, ताकि आपको चैप्टर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए आपको किसी भी तरह की दिक्कत फेस ना करनी पड़े। बेशक आपको ये जो सीरीज है ये लंबी लगेगी, आपको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट एक्चुअल में इट्स वर्थ इट। इससे बढ़िया है कि आप चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ो, आप चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, आप ज्यादा क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे, आसानी से कैप्चर कर पाएंगे पेपर के अंदर। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हमारा चैप्टर नंबर 1, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे एंड ऑफ बायपोलैरिटी है और इसी के साथ आप देख सकते हो यहां पर बायपोलैरिटी का मीनिंग भी दिया हुआ है, यानी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। किन किन दो हिस्सों में? एक तरफ है अमेरिका और एक तरफ कौन है? एक तरफ है अमेरिका और एक तरफ है यूएसएसआर। एक तरफ है अमेरिका और एक तरफ है यूएसएसआर। ऐसा क्यों है? दुनिया इन दो हिस्सों में क्यों बटी हुई है? और ये जो बायपोलर वर्ल्ड है ये एंड कैसे हुआ? इस चैप्टर में हम ये पूरी कहानी जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। देखिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से। दुनिया में आप लोगों को पता होगा हिटलर वाली वॉर, हिटलर का नाम सबने सुना है। वर्ल्ड वॉर 2 में ही हिटलर था जर्मनी के अंदर, और वर्ल्ड वॉर 2 चली थी आपकी 1939 से 1945 तक। इस पूरी वॉर के अंदर दो ग्रुप थे, एक एक्सिस पावर और एक अलाइड पावर। ये जो एक्सिस पावर थे इनमें थे जर्मनी, इटली, जापान, जिन्हें हम फासिस्ट भी फॉर्म भी कहते हैं। इन्हें हम फासिस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहां पर डिक्टेटरशिप थी और जनता की यहां पर सुनवाई नहीं थी। यहां पर लोगों को बड़े बेरहमी से कत्लेआम हुआ था, खासकर जर्मनी में जिसकी हम बात करते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ कौन थे? अलाइड पावर थे, जिनमें कौन थे? यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। इस वॉर के बाद दुनिया को यह बात समझ में आ गई कि दुनिया के दो ही बॉस हैं। ठीक है, अलाइड पावर जो हैं वो जीत गए, अलाइड पावर जीत गए, और इनके अंदर से निकले दो बॉस जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। कौन कौन? यूएसएसआर और यूएसए। आप कहोगे सर ये यूएसएसआर क्या है, इसका नाम तो हमने सुना नहीं, आज के टाइम पे तो ऐसा कोई देश नहीं। क्योंकि ये देश बर्बाद हो चुका है, ये देश टूट चुका है, इस वजह से इस देश का नाम अब आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन ये एक बहुत ही लंबा चलने वाला देश था जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरी तरह पढ़ेंगे। तो एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, कब खत्म हुई? 1945 में। वैसे ही इनके बीच शुरू हो गई कोल्ड वॉर, इनके बीच शुरू हो गई कोल्ड वॉर। और ये कोल्ड वॉर कब तक चली? ये चली 1945 से 1991 तक। ठीक, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके बीच में ये जो पहले वर्ल्ड वॉर 2 है कैसे खत्म हुई पहले समझ लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 तब खत्म हुई जब अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया, जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, उसके बाद यह वॉर खत्म हुई जापान के सरेंडर के बाद। ठीक है जी, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस बॉम्ब को गिराने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली में अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि हमने एक ऐसा बॉम्ब बना लिया है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से वो ऐसा उसने किया। ठीक, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इस वॉर को हम कोल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं? ये हॉट वॉर क्यों नहीं है भाई? आपस में लड़ लड़ के मामला इन्होंने खत्म क्यों नहीं किया? इतनी लंबी वॉर क्यों चलाई? 1945 से 91 तक इतनी लंबी वॉर क्यों चली है? ये वॉर छोटी भी तो हो सकती थी, ये वॉर खत्म भी तो हो सकती थी। ये वॉर इसलिए लंबी चली क्योंकि ना तो यूएसए सामने आके लड़ा और ना यूएसएसआर सामने आके लड़ा। ये दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, ये दोनों एक दूसरे पे अलग अलग इल्जाम लगा रहे हैं, दोनों हथियार इकट्ठा कर रही हैं मारने के लिए, लेकिन मार नहीं रही हैं। बेशक छोटी छोटी लड़ाइयां हुई अलग अलग एरियाज में, लेकिन इन लोगों ने कभी भी आमने सामने आके लड़ाई नहीं की। इसी वजह से इस वॉर को हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर कहते हैं। यानी क्या है कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर जो है वो कंपटीशन है, टेंशन है,
और लगातार कन्फ्रंट्रेशन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, किसके बीच में? यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, और साथ में इनके जो साथी हैं, इनके जो अलायंस हैं, दुनिया में कई सारे देशों ने अपने प्रॉफिट के लिए अमेरिका को सपोर्ट किया, दुनिया में कई सारे देशों ने अपने प्रॉफिट के लिए यूएसएसआर को सपोर्ट किया, और जिसका नतीजा यह निकला कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे, एक जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। ठीक है जी, आगे देखिए। तो लड़ाई थी किस लिए, क्या वजह थी लड़ाई की? लड़ाई की वजह थी आइडियोलॉजी। दुनिया में बड़ी से बड़ी लड़ाई संपत्ति के लिए नहीं होती, पावर के लिए नहीं होती, वो होती है आइडियोलॉजी के लिए, कि ये बात मैं मानता हूं, ये बात तुम मानते हो, आओ देखें किसकी बात सही है। अमेरिका बिलीव करता था डेमोक्रेसी में, अमेरिका बिलीव करता था कैपिटलिज्म में। ठीक है, यानी वो बिलीव करता था कि भाई प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनियां होनी चाहिए देश में, गवर्नमेंट को कम से कम रूल करना चाहिए, उसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, बाकी सारे काम प्राइवेट कंपनी के होने चाहिए। वहीं पर जो यूएसएसआर था वो कहता था नहीं, ऐसा नहीं, सब चीजों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। हर चीज पे कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो हर चीज पर जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो ऐसी आइडियोलॉजी को हम लोग कहते हैं कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी या सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर करेगी, जबकि अमेरिका कहता है कि इससे वेलफेयर नहीं होगा, इससे क्या होगा? जो लोग मेरिट पर आगे बढ़ना चाहते हैं हम उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए मेरिट पे, हम आपके साथ खड़े हैं। जो लोग टैलेंटेड होंगे वो आगे बढ़ेंगे, बेशक अमीर गरीब बनेंगे, लेकिन वो गरीब जो लोग बनेंगे वो अपनी मर्जी से बनेंगे, हम उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। वो बढ़ना नहीं चाहते तो उसमें उनकी गलती है। जबकि यूएसएसआर कह रहा है नहीं, हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक जो नीड्स हैं वो हम पूरा करके देंगे, चाहे वो टैलेंट वाला हो चाहे वो टैलेंटलेस हो। ठीक है जी। तो धीरे धीरे अमेरिका ने अपने दोस्ती बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में अपने ढेर सारे दोस्त इकट्ठा करने के लिए क्या किया उसने बनाए अलायंस, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न अलायंस। कौन से अलायंस बनाए? उसने बनाया नाटो। नाटो 1949 में बना, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में ना, और उस टाइम इसमें 12 मेंबर थे, अभी तो इसमें 30 के करीब मेंबर हैं। और इन 12 के 12 मेंबर ने आपस में ये एग्रीमेंट किया कि भाई हम में से किसी एक देश पर भी अगर हमला होता है तो हम ये मानेंगे कि सारे देशों पर हमला हुआ है, और हम 12 के 12 उस पर टूट पड़ेंगे। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है अभी 2025 में, जिसे चलते चलते 3 साल हो गए हैं, इस वॉर में भी नाटो का बड़ा रोल है। एक्चुअली में यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, क्योंकि वो रशिया का बिल्कुल पड़ोसी है, इससे रशिया पे खतरा बढ़ जाएगा। तो रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ठीक है जी। और रशिया के अंदर कहीं ना कहीं वो पुराना गुण भी है कि भाई हम यूक्रेन हमारा होना चाहिए, क्योंकि पहले यूएसएसआर नाम का देश था जिसके अंदर यूक्रेन भी था, रशिया भी था। तो रशिया चाहता है कि यूक्रेन दोबारा हमारे पास आ जाए। तो ये भी एक हमला करने की वजह है, बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा अमेरिका ने बनाया सेंटो, सियाटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएसएसआर चुप तो नहीं बैठता, उसने भी अपनी ट्रीटी बनाना शुरू की। तो यूएसएसआर ने अपने देशों के साथ बनाया वॉरसो पैक्ट। क्या बनाया? वॉरसो पैक्ट। कब बनाया? 1955 में। वॉरसो क्या है? वॉरसो एक जगह का नाम है। यह जगह कहां है? यह जगह है पोलैंड में। यह जगह कहां है? यह जगह है पोलैंड में। इसका मतलब एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि पोलैंड यूएसएसआर का साथी था। ठीक। और इनका मकसद क्या था? नाटो को चैलेंज करना, नाटो फोर्सेस को काउंटर करना। ठीक है जी। आज के टाइम में वॉरसो पैक्ट खत्म हो चुका है, सेंटो खत्म हो चुका है, सियाटो खत्म हो चुका है, लेकिन नाटो आज भी जिंदा है और इसीलिए लड़ाई चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये बातें तो बता रहे हो, ये कोल्ड वॉर चल रही है, सर आप ये क्यों नहीं बता रहे कि ये दोनों आमने सामने आके लड़ क्यों नहीं रहे हैं? लड़के खत्म करो, 5 साल लड़ो, 10 साल लड़ो, ये 46 ईयर लंबी लड़ाई क्यों सर, क्यों? इसकी वजह एक ही है और वो है लॉजिक ऑफ
डेटरेंस, इसे हम बाद में भी दूसरे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या कहता है? लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है, दोनों देश न्यूक्लियर पावर देश हैं, यूएसएसआर भी यूएसए भी, दोनों को पता है अगर हम लड़े तो न्यूक्लियर वॉर होगी। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो उस न्यूक्लियर वॉर से जो डिस्ट्रक्शन होगी उसे ना तो मैं झेल पाऊंगा ना सामने वाला, इतनी डिस्ट्रक्शन होगी। तो उस डिस्ट्रक्शन के डर से दोनों देश हमला ही नहीं कर रहे हैं। इतनी डिस्ट्रक्शन होगी दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, कि दोनों में से कोई भी वॉर इनिशिएट करना नहीं चाहता, सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रही हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना, तो हमला नहीं कर रही हैं। इसी को क्या कहते हैं? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। जब आपको पता हो कि सामने आप तो मुक्का मार दोगे, लेकिन सामने वाला जब मुक्का मारेगा तो आपको भी बहुत जोर से लगेगी, तो आप कहते हो नहीं नहीं लड़ाई नहीं करनी, दूर से ही गाली दे रहे हो उसे, बंदे इकट्ठे कर रहे हो, हथियार इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन लड़ नहीं रहे। ठीक है जी, आगे देखिए, ये यूरोप का मैप है। उस टाइम पर यूरोप दो हिस्सों में बट गया था, क्योंकि आप देखोगे अमेरिका इस तरफ है ना, और इस तरफ आपका यूएसएसआर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे यूएसएसआर। तो अमेरिका और यूएसएसआर, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ज्यादातर वेस्ट यूरोप में, अगर मैं इस यूरोप को दो हिस्सों में बांट दूं तो इधर वाला एरिया क्या है? ये सारा का सारा वेस्ट यूरोप है। क्या है ये सारा का सारा वेस्ट यूरोप है। तो पूरे के पूरे वेस्ट यूरोप को कंट्रोल कर लिया था किसने? अमेरिका ने। और वहीं पर पूरा का पूरा जो ईस्ट यूरोप था, ये वाला पार्ट जहां पर आपका पोलैंड आ गया, है ना, जहां पे आपका पोलैंड आ गया, आपका यहां पर, एक सेकंड मैं दूसरे उससे मार्क कर देता हूं, ये रहा आपका, यहां पे आपका पोलैंड आ गया, चेकोस्लोवाकिया आ गया, ईस्ट जर्मनी आ गया, हंगरी आ गया, रोमेनिया आ गया, युगोस्लाविया आ गया। ये सारे जो देश थे इधर के ईस्ट यूरोपियन देश, यहां पर ज्यादातर किसका डोमिनेंस था? यूएसएसआर का डोमिनेंस था। और इसे हम क्या कहते हैं? ईस्ट यूरोप कहते हैं। यानी यूरोप जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप। ठीक है जी। उसी तरीके से पूरी दुनिया भी डिवाइड हो गई। एक तरफ यूएसएसआर, जितना भी आपको रेड में दिख रहा होगा, इन सब पे यूएसएसआर का कब्जा था, कम्युनिज्म का कब्जा था, कैपिटलिज्म का कब्जा था। और दूसरी तरफ क्या? दूसरी तरफ आपका यूएसए, दूसरी तरफ आपका क्या? यूएसए। और यूएसए जो है उसका इन पूरे एरियाज पर कब्जा था। ठीक, तो दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो जो अमेरिका के फॉलोअर थे उन्हें हमने कहा फर्स्ट वर्ल्ड, जो यूएसएसआर के फॉलोअर थे उन्हें हमने क्या कहा? सेकंड वर्ल्ड। लेकिन कई सारे ऐसे गरीब देश थे, आप देखोगे यहां ज्यादातर जो देश ग्रीन कलर में है सब गरीब देश है। इन देशों ने यह ठाना कि दुनिया अगर दो हिस्सों में बटी हुई है तो हमें ना तो अमेरिका को फॉलो करना है और ना हमें यूएसएसआर को फॉलो करना है, क्योंकि इन दोनों को फॉलो करने का मतलब है इनमें से एक का गुलाम बन जाना, और जैसा वो कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा। तो इन देशों ने, अफ्रीका आप देखो पूरा गरीब देश है, इंडिया देखो आप, मिडल ईस्ट देखो आज के टाइम में अमीर है क्योंकि पेट्रोल मिल गया इनके पास, इधर का साउथ ईस्ट एशिया देखो आप, इधर का साउथ अमेरिका देखो आप, ये सारे गरीब देश। इन देशों ने डिसाइड किया कि हम इनमें से किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे और इन्हें हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। इन्हें हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। तो क्या इन थर्ड वर्ल्ड ने कुछ किया इन दोनों की डोमिनेंस के खिलाफ? ये जो दुनिया में बायपोलैरिटी बनी हुई है, ये जो दुनिया में कोल्ड वॉर के टाइम पर बायपोलैरिटी बनी हुई है, इस बायपोलैरिटी को तोड़ने के लिए क्या इन्होंने कुछ किया? बिल्कुल किया। इन्होंने मिलकर बनाया नैम। इन्होंने मिलकर बनाया नैम। नैम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसके 5 फाउंडर थे। कौन कौन? जोसेफ ब्रोज टीटो, ये युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। गैमेल अब्दुल नासिर, जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे होंगे उस टाइम पे, रूल किया उन्होंने इजिप्ट को। सुकर्नो, जो पहले प्रेसिडेंट रहे इंडोनेशिया के। ख्वामे निकुरमा, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे घाना के। इन 5 लोगों ने मिलकर बनाया नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि भाई हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे।
ठीक है जी। शुरुआत में तो इन तीनों ने पहले इसे बनाया था और इन्हें कहा जाता था, ये बड़ी जोड़ी बड़ी फेमस हो गई थी, नेहरू नासिर टीटो। नेहरू नासिर टीटो की जोड़ी पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले नैम की नींव रखी। बाद में इन दोनों ने ज्वाइन किया सुकर्नो और ख्वामे निकुरमा ने, तो टोटल हम 5 फाउंडर कहते हैं। बाद में तो बहुत सारे देशों ने इन्हें ज्वाइन किया और नैम आज बहुत बड़ा है, आज भी चल रहा है नैम। कोल्ड वॉर खत्म हो गई लेकिन नैम आज भी है और बहुत बड़ा है, 100 देशों से भी ज्यादा है इसमें। आज ये लोग बात कर रहे हैं पॉवर्टी की, हंगर की, है ना, इन सब इश्यूज पर बात करते हैं ये, बट आज भी नैम है। ठीक है जी। तो ये तो सारी जो चीजें मैंने आपको बताई आपको बुक में नहीं मिलेंगी। अब आप कहोगे सर बुक में नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा क्योंकि एंड ऑफ बायपोलैरिटी जो आपका चैप्टर है उसे पढ़ने के लिए सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप बायपोलैरिटी का एंड नहीं देख पाओगे। जब आपको पता ही नहीं बायपोलैरिटी क्या है तो एंड कैसे पढ़ लोगे? पहले हमारे बुक में एक चैप्टर होता था एनसीईआरटी में जिसका नाम था कोल्ड वॉर। अब वो कोल्ड वॉर चैप्टर हट गया है। जब वो कोल्ड वॉर चैप्टर हट गया है तो इससे क्या हुआ, आपकी कहानी रह गई अधूरी। उस कहानी को पूरा समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी था जो मैंने आपको अभी कवर कराया। अब हम शुरू करते हैं एंड ऑफ बायपोलैरिटी। चलिए देखिए जी, हमने देखा कि दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, यूएसए एंड यूएसएसआर। और एक टाइम के बाद आके यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर बर्बाद हो गया। तो यूएसएसआर के बर्बाद होने का सबसे पहला सिंबल हमें क्या देखने को मिलता है? और वो सिंबल है बर्लिन वॉल। वो सिंबल है बर्लिन वॉल। एक देश हुआ करता था यूरोप के अंदर जिसका नाम है जर्मनी, जिसका नाम था जर्मनी। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा वेस्ट जर्मनी, एक का नाम रखा गया ईस्ट जर्मनी। क्यों किया गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी का बड़ा रोल था, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का बड़ा रोल था। ये जो बड़ी ताकतें थी अमेरिका, यूएसएसआर, ये नहीं चाहती थी कि अब जर्मनी कोई हरकत करे आने वाले समय में। इसलिए इन्होंने जर्मनी को रोकने के लिए जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। और जर्मनी की जो कैपिटल थी जिसका नाम था बर्लिन, बर्लिन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। और उसे बांटने के लिए एक्चुअल में एक दीवार खड़ी कर दी गई, एक्चुअल में लिटरली दीवार खड़ी कर दी गई। उसे कहा जाता था बर्लिन वॉल। और पहला सिंबल यूएसएसआर के टूटने का बर्लिन वॉल से ही दिखाई देता है, क्योंकि बर्लिन वॉल एक समय पे आने के बाद गिरा दी गई। किसने गिराया बर्लिन वॉल को? और बर्लिन वॉल कब बनी आइए जानते हैं। 1961 में बर्लिन वॉल बनी, जिसने सेपरेट किया ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से। यह जो बर्लिन वॉल थी, 150 किलोमीटर लंबी वॉल थी और 28 साल तक टिकी रही। फाइनली 9 नवंबर 1989 में ये वॉल जो है वो तोड़ दी गई। किसने तोड़ा इन्हें? जर्मनी के आम लोगों ने इस वॉल को तोड़ दिया, क्योंकि वो थक चुके थे, परेशान हो चुके थे इस वॉल से। वो जर्मनी को यूनाइट करना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने इस वॉल को तोड़ दिया। कब? 1989 में। ठीक है जी। और बर्लिन वॉल का गिरना एक सिंबल था कि फाइनली जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, जो यूएसएसआर है, वो अब खत्म होने वाला है और जर्मनी अब एक होने वाला है। आप लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे लास्ट के सीन में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे इंडिया की आवाम आ जाती है, पाकिस्तान की आवाम आ जाती है और वो मिलके उस दरवाजे को ओपन कर देते हैं जो लड़ाई की वजह से, इंडिया पाकिस्तान के आपस के लड़ाई की वजह से बंद था। और ये लोग ही एंड में इंडिया पाकिस्तान को एक करते हैं। तो वही दिखाया गया है बर्लिन वॉल में, वो एक्चुअली हुआ कि जर्मनी के दोनों साइड के लोगों ने चाहा और वो काम हो गया। ठीक है। अब ये देश कैसा था? ये जो देश की हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर, ये देश कैसा था? देखिए यूएसएसआर को मैं एक और नाम से बुलाऊंगा बार बार इस चैप्टर में, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। मैं इसे कई बार सोवियत यूनियन बुलाऊंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी। तो
पहले यूएसएसआर की फुल फॉर्म देख लो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, किसने बनाया इसे? इसे बनाने वाले आदमी का नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, ये रे भाई साहब। ठीक, लेनिन साहब एक रेवोल्यूशन लेके आए। कहां पर? रशिया में। रशिया पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, आज वाला रशिया नहीं, आज भी बहुत बड़ा है बट उस टाइम और बड़ा था। रशिया में एक बड़ा बदलाव आया, वहां पर एक रेवोल्यूशन हुआ जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन। कब आया ये? 1917 में आया, जिसके बाद रशिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सोवियत यूनियन कर दिया गया या यूएसएसआर कर दिया गया। ठीक, को किसने किया? व्लादिमीर लेनिन ने। ये एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो देश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बेस पर बने, यानी ऐसा देश जहां सब बराबर हो, इक्वालिटी हो, गरीब अमीर का कोई भेदभाव ना हो, ऐसा देश ये बनाना चाहते थे। ऐसा देश एक आदमी की आइडियोलॉजी में पहले भी था और उनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो जो भी लोग इस आइडियोलॉजी को जानते हैं, कार्ल मार्क्स, उसे हम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं। और व्लादिमीर लेनिन मार्क्स से बड़े प्रभावित थे, इसी वजह से वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़े। और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कह लो, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कह लो, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कह लो, फिलहाल आपके लिए लगभग तीनों बराबर है। जब हम आगे ग्रेजुएशन में कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा बहुत माइनर डिफरेंस है इन तीनों में, लेकिन फिलहाल के लिए आप कम्युनिस्ट बोलो, सोशलिस्ट बोलो, मार्क्सिस्ट बोलो, लगभग एक ही बात है। बात यह है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, हमें एक ऐसा देश बनाना है जो इक्वालिटी के बेस पे हो। ठीक है, तो यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। पहले इसका नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। जब यूएसआर बन गया तो पार्टी का नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम हो गया कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, इसके अलावा कोई और पार्टी अलाउड नहीं थी यूएसआर में, एक ही पार्टी होगी, वन पार्टी रूल, जैसे चाइना में है। इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह प्लान्ड होगी और हर चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ठीक, इसके अलावा जितने भी देश यूएसएसआर को फॉलो करेंगे उन्हें या तो सेकंड वर्ल्ड बोला जाएगा या उन्हें सोशलिस्ट ब्लॉक बोला जाएगा। तो ध्यान रखना, एक ही बात है। ठीक, आगे बढ़े। अब ये जो सोवियत सिस्टम है, ये जो यूएसएसआर है, ये कैसा था, इसके फीचर्स क्या थे? ये पेपर में 6 नंबर तक में आ जाता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जितना मैंने कराया वो एक एक नंबर में एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, आगे देखिए। तो सोवियत इकोनॉमी उस टाइम पर, जो ये सोवियत यूनियन था, इसकी इकोनॉमी दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा डेवलप्ड थी। किसके मुकाबले नहीं थी? सिर्फ अमेरिका को छोड़ के बाकी सबके मुकाबले ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी थी इनकी। इनके यहां एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जिससे दूर दराज के एरिया तक ये लोग बात कर पाते थे। यहां पर एनर्जी रिसोर्सेस थे बहुत सारे, जैसे ऑयल था इनके पास, आज भी है, रशिया ऑयल बेच बेच के कमा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। आयरन था इनके पास, स्टील था इनके पास, मशीनरी थी इनके पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर था अपना इतना बड़ा कि देश के कोने कोने तक ये अपना माल पहुंचा सकते थे। इनकी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये लोग हर चीज अपने देश में ही बनाते थे। पिन से लेके कार तक सब कहां बन रहा है? यूएसएसआर में ही बन रहा है। लेकिन इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन है, वहां पर प्राइवेट कंपनियां लगी हुई हैं काम पे, वहां पर वो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं आपस में अच्छी क्वालिटी के लिए, लेकिन यहां पे कौन कॉम्पीट करेगा? गवर्नमेंट ही तो बना रही है सब कुछ। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें यहां पर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या था? हर किसी के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलेगा। गवर्नमेंट तरह तरह की सब्सिडी देती थी, चीजों के रेट कम में देती थी चीजें, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम लोगों के लिए उन्होंने चलाई हुई थी। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना है, जिससे हम लोग सिलेंडर फ्री में देते हैं गरीब लोगों को। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर बिजली बिल सस्ता है।
पानी का बिल सस्ता है। क्यों? गवर्नमेंट आपके बिहाफ पर पैसा पे कर रही है उन कंपनीज को, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि ये चीजें सबको मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इन चीजों पर क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। ठीक है, सब्सिडी का मतलब है जो उसका एक्चुअल प्राइस है उसके मुकाबले आपको कम प्राइस पे करना है, क्योंकि बाकी प्राइस आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट पे कर रही है। लेकिन हर चीज पर हक किसका था? गवर्नमेंट का, स्टेट का। हर चीज किसके द्वारा कंट्रोल होगी? स्टेट के जरिए, राज्य के जरिए। ठीक। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट देखिए, आप इन्हें भी लिख सकते हो फीचर्स में। फीचर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जब तक वो खुद ना बोले कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव फीचर चाहिए या मुझे सिर्फ नेगेटिव फीचर चाहिए। ठीक। अब ये जो सिस्टम था, क्योंकि यहां पे वन पार्टी रूल था, नेता बहुत कम थे, तो सब चीजें किस पे डिपेंड करती थी? ब्यूरोक्रेसी पर, नौकरशाही पर, बाबुओं पर। और इसी वजह से ये सिस्टम जो है धीरे धीरे करप्ट होने लगा, ये मनमानी करने लगा, अथॉरिटेरियन होने लगा। जो कहा जाएगा वो आपको मानना है। लोगों के पास डेमोक्रेसी थी नहीं, लोगों के पास बोलने की आजादी थी नहीं, तो आपको मानना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? वो धीरे धीरे लोगों के प्रति अनअकाउंटेबल होने लगी। लोग डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की, कोई नहीं सुन रहा। और हर चीज पर कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत टाइट कंट्रोल था, बहुत टाइट कंट्रोल था। वैसे ये जो यूएसएसआर था, इसके अंदर कहने को 15 देश थे, लेकिन एक्चुअल में चलती किसकी थी? रशिया की, जो इनमें से वन ऑफ द कंट्री थी, सबसे बड़ी वन ऑफ द कंट्री थी। हर चीज पे रशिया का डोमिनेशन था। लोग जो थे बाकी रीजन्स के, वो कई बार नेग्लेक्टेड फील करते थे, सप्रेस फील करते थे। उन्हें लगता था हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही, हमारी बात तो बोली नहीं जा रही। जैसे यूक्रेन के लोग, कजाकिस्तान के लोग, तुर्कमेनिस्तान के लोग, ये सारे जो आज के टाइम में देश हैं, ये सब किसी टाइम में यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। ठीक। धीरे धीरे जो सोवियत यूनियन है वो टेक्नोलॉजी में पिछड़ता चला गया। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइवेटाइजेशन थी नहीं, तो कब तक कितना इनोवेट करेगी गवर्नमेंट खुद से? तो धीरे धीरे वो पीछे जाने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे जाने लगा। इन्होंने एक बड़ी गलती की। 1979 में ये अफगानिस्तान में हमला करने निकल पड़े कि अफगानिस्तान जीतेंगे, और वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अफगानिस्तान को आज तक कोई नहीं जीत पाया। अफगानिस्तान में ये गए, इनकी आर्मी के लोग मारे गए, इनका पैसा खराब हुआ, और मजबूरी में इन्हें वापस खाली हाथ लौट के आना पड़ा। लगभग 10 साल तक ये वहां पड़े रहे, 10 साल। एट द एंड कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं। उसके अलावा क्योंकि अमेरिका से मुकाबला था, अमेरिका एक हथियार बना रहा है, मुझे 2 बनाने हैं, वो 3 बना रहा है, मुझे 4 बनाने हैं, तो एक आर्म्स रेस चल रही थी। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, तो हथियारों की रेस चल रही थी। धीरे धीरे जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी ऐसे भाग रही थी, अब वो इकोनॉमी धीरे धीरे फ्लैटर होने लगी, और धीरे धीरे एक जगह पर आके रुक गई, यानी स्टेगनेंट हो गई। फ्लैटर होने लगी इकोनॉमी और स्टेगनेंट हो गई, यानी अब लोगों की जेब में पैसा भी नहीं आ रहा। पहले तो खुश हो रहे थे भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन अब लोगों की जेब में पैसा भी नहीं आ रहा है, जिससे लोग और ज्यादा तड़प उठे। ठीक। और ये भी कहीं ना कहीं सारी वजहें हैं कि यूएसएसआर क्यों बर्बाद हुआ, वो क्यों टूटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोवियत यूनियन के नेताओं की। कौन कौन से नेता थे सोवियत यूनियन में जिन्होंने रोल प्ले किया बड़ा? सबसे पहले तो वही व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन किया। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जिन्होंने यूएसआर को एक्चुअल में बनाया। इसके अलावा सेकंड नंबर पे इनके बाद आए जोसेफ स्टालिन। स्टालिन साहब जो थे वो अच्छे भी थे, बुरे भी थे, हालांकि बुरे ज्यादा थे, क्योंकि स्टालिन जो थे उनके टाइम पीरियड को कहा जाता है ग्रेट टेरर का टाइम, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे देश के ऊपर। देश में कोई भी अगर स्टालिन के खिलाफ बोलेगा तो रातों रात गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा डर का माहौल रहता था इनके टाइम में। इसके अलावा इन्होंने एक जो अच्छा काम किया था वो ये किया था कि इन्होंने एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया था, यानी छोटे छोटे जो फार्म थे उन्हें ज्वाइन करके बड़ा कर दिया था, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बड़ा फायदा हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यही भाई साहब थे, और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जितवाया। तीसरे थे, इनके बाद आए निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव
निकिता क्रुश्चेव ज्यादातर एक ही चीज के लिए जाने जाते हैं, और वो जाने जाते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लिए। अब ये है क्या? कोल्ड वॉर के टाइम पे मैंने जैसे आपको बताया कई बार ऐसे मौके आए जहां पर लगा कि अब वॉर हो जाएगी, अब वॉर हो जाएगी, अब वॉर हो जाएगी, लेकिन वॉर हो नहीं रही थी। उन्हीं में से एक ऐसा मौका था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आपको दिखा देता हूं, कोई और आपको दिखाएगा नहीं, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। लेट्स सी, देखिए ये अमेरिका है, इधर यूएसएसआर है, अगर आप वर्ल्ड मैप में भी देखोगे तो ऐसा ही है, और अमेरिका के पास में एक छोटा सा देश है क्यूबा, बहुत छोटा है। क्यूबा जो था वो यूएसएसआर का सपोर्टर था, तो यूएसएसआर अपनी क्या करता था, क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइलें डाल रहा था, अपनी मिसाइलें डाल रहा था क्यूबा के अंदर, ठीक। और इन मिसाइलों को क्यों रख रहा था क्यूबा में? क्योंकि क्यूबा अमेरिका के पास है, जब चाहो अमेरिका पे हमला कर दो, अमेरिका को डराओ धमकाओ। अमेरिका को यह बात पता चली तो अमेरिका ने अपनी वॉरशिप भेजी और यहां पर रोक लिया इनकी शिप्स को, और अलार्म किया, एक वार्निंग दी कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो हम इसे वॉर मानेंगे। पूरी दुनिया में डर का माहौल, लग रहा था कि अभी वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 अभी हो जाएगी, और पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर हुई नहीं, इन यूएसएसआर ने अपने शिप्स को वापस कर लिया, लेकिन हालात बहुत गंभीर हो गए थे, ठीक है जी। तो इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद आए लियोनाइड ब्रेजनेव। इनके टाइम पे एक बड़ा काम हुआ, वो क्या हुआ कि कोल्ड वॉर डाउन जाने लगी, और दूसरा इन्होंने ही अफगानिस्तान में हमला कराया था। सबसे बुरा जो काम किया, यूएसएसआर की कब्र में जो आखिरी कील ठोकी वो यही थी, ठीक। इसके बाद आए मिखाइल गॉर्बेचेव। इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट के अंदर। मिखाइल गॉर्बेचेव जो थे, इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की, इन्होंने सेंस कर लिया था कि हम बर्बाद होने वाले हैं। इन्होंने कई रिफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए, और फाइनली इनके टाइम में यूएसएसआर, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। ये वही थे जिन्होंने अफगानिस्तान से आर्मी को वापस भी बुलाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसके बाद यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, और इन 15 देशों में एक जो बड़ा देश था उसका नाम था रशिया, और रशिया के पहले प्रेसिडेंट बने बोरिस येल्त्सिन। ये रशिया के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, ठीक है जी। बाद में इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानेंगे। तो आज हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया। अभी हमने चैप्टर का 30% पार्ट कवर किया है। अगले 2-3 पार्ट्स के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। हम साथ में एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक भी करेंगे। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए सीबीएसई ने एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।